नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बेटा लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी बेटा, वहाँ पे हम लोगों ने फेडरलिज्म का पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसमें बेटा हम लोगों ने फेडरलिज्म का मीनिंग, उसके की फीचर्स पढ़ लिए थे। आप सभी जानते हैं फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, और हम लोगों ने बेटा 3 लिस्ट पढ़ ली थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आई होप बेटा आपको पार्ट 1 में कोई इशू ना आया हो। आज हम बेटा करने वाले हैं स्टार्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बहुत ईजी है। आपको मैं शुरुआत बोल देता हूँ बेटा कि पार्ट नंबर 2 बहुत ईजी है। तो सवाल आपको बेटा यहाँ पे आता है कि वो ईजी अगर है तो वो ईजी कैसे है। तो सवाल बेटा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपका आता है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। कि देखो हमने पढ़ लिया कि शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन उसको बंटवारा जो हो गया है उसको एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो बेटा यहाँ बेटा आपको सिंपली बोला जाता है कि Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. भाई जो आपने संविधान में प्रावधान बनाए हैं, the provisions that are made in the constitution are necessary, वो ज़रूरी तो है बट वो काफ़ी नहीं है। समझ रहे हो, ज़रूरी है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। किस चीज़ के लिए काफ़ी नहीं है? फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए। ठीक है, अब रियल सक्सेस क्या होती है फेडरलिज्म की? रियल सक्सेस बेटा ये होती है जब एक कंट्री में क्या हो, एक कंट्री में रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की, एक कंट्री में डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट हो। तो वही कह रहे हैं द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारे भारत की बात कर लो आप, हमारे बेटा भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, और जहाँ तक होता है ये लोग आपस में मिलजुल के काम करते हैं देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए, देश की यूनिटी के लिए और देश की एक तरह से प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, इस पैरे का बेटा आपको बस इतना ही पढ़ना है। अब हम लोगों ने क्या क्या किया ऐसा, हम लोगों ने क्या क्या किया है बेटा ऐसा जिससे हमारे कंट्री का जो फेडरलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहला बेटा पॉइंट जो आता है बेटा वो क्या आता है बेटा, वो आपको आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि भाषा के आधार पे राज्यों को बांटना। ये थोड़ा सा मैं आपको एडवांस लेके जाऊंगा। हुआ बेटा क्या, देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि 1952 में लैंग्वेज के नाम पे आंध्र प्रदेश नाम का एक स्टेट बनाया गया। 1952 में लैंग्वेज के नाम पे आंध्र प्रदेश नाम का एक स्टेट बनाया गया, और इसी के साथ साथ अन्य राज्यों के भी, अदर स्टेट्स ने भी डिमांड कर दी कि भाई हमको भी अब आप लैंग्वेज के नाम पे हमारा कंट्री हमको स्टेट बना के दो। लैंग्वेज के नाम मतलब बेटा ये होता है कि सपोज क्या ये एरिया है, इतने एरिया में लोग बोलते हैं पंजाबी, तो ये बन जाएगा आपका पंजाब। यानी कि एक पोर्शन को वहाँ की लैंग्वेज के नाम पे बांट देना। तो ये जो काम था, जो लैंग्वेज के नाम पे बेटा हमारे कंट्री में स्टेट फॉर्म किए थे, वो किए थे बेटा किसने? वो किए थे बेटा एसआरसी ने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, ये बनाया गया था आपका 1953 में। थोड़ा सा बेटा मैं आपको एडवांस नॉलेज देता रहूंगा इसी सिलेबस में आपका। ठीक है, तो अब हम लोग जरा पढ़ते हैं एक्चुअल टॉपिक। अब क्या है, ये थोड़ी नॉलेज थी आपकी एडवांस, आपको बेहतर समझाने के लिए। सो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स was the first and the major test for democratic politics in our country। भाई हमारे भारत में भाषा के नाम पे स्टेट को फॉर्म करना एक बहुत बड़ी थी चुनौती, एक बहुत बड़ा टेस्ट था। ठीक है, हुआ क्या, मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। इंडिपेंडेंस से पहले बेटा हमारे भारत में एक तरह से 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, छोटे छोटे। इंडिपेंडेंस के बाद इन स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया के साथ में मर्ज करने का जिम्मा लिया था, और उन्होंने इन स्टेट्स को साथ इंडिया के ज्वाइन भी कर लिया था। क्योंकि जब अंग्रेज गए ना, तो अंग्रेजों ने बोला कि प्रिंसली स्टेट्स की मर्जी है, या तो वो ज्वाइन करें इंडिया या ज्वाइन करें पाकिस्तान, या अपना एक अलग स्टेट बनाए, अलग कंट्री बनाए। पाकिस्तान आप सभी जानते हैं धर्म के नाम पर अलग हुआ था, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है। ये बस आप ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं 1947 की, द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। ठीक है ना भाई, अब मैंने बोला था आपको कि भैया हमने सब कुछ चेंज किया। हमने लैंग्वेज के नाम पे जब हम लोग स्टेट्स को फॉर्म कर रहे थे, तो बेटा बाउंड्रीज, नेम सब कुछ चेंज हुआ आपका। दिस वॉज डन to ensure that people who spoke the same language lived in the same state।
ठीक है ना। आप बंगाली बोलते हैं, आप बंगाल में हैं। आप पंजाबी बोलते हैं, आप पंजाब में हैं। आप गुजराती बोलते हैं, आप गुजरात में। सम स्टेट वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब पूरी कंट्री को हम लोगों ने लैंग्वेज के नाम पे डिवाइड नहीं किया था। बहुत से स्टेट्स बेटा बच गए थे जिनको हम लोगों ने लैंग्वेज के नाम पे डिवाइड नहीं किया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक उनको ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। देखो इतनी लैंग्वेज है, अगर हम लोग इतनी लैंग्वेज के नाम पे देश को बांटते बेटा तो हमारे देश में तो बहुत सारे हो जाते हैं स्टेट्स, ठीक है ना। अभी तो 28 स्टेट्स हैं, वैसे हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके स्टेट्स। जैसे कि हम बात करते हैं अगर नागालैंड की, उत्तराखंड की और झारखंड की, तो इनको बेटा कि कभी भी लैंग्वेज के नाम पे अलग नहीं किया गया था। उत्तराखंड बेटा यूपी से निकला है, ठीक है ना। तो ये सब स्टेट जो बेटा थे ये नॉन लिंग्विस्टिक स्टेट है, जिनको बेटा हम लोगों ने उनके ज्योग्राफी के टाइप पे उनको हम लोगों ने डिवाइड किया था, ना कि बेटा हम लोगों ने उनको अलग चीज़ पे किया था आपका। व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वर रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर दैट, जब भाई आंध्र प्रदेश को देख के बाकी लोगों ने उठाई डिमांड कि भाई हमको भी करना है, हमको भी, तो भैया कुछ लीडर्स को एक डर बैठ गया कि कहीं हमारी कंट्री के टुकड़े ना हो जाए, कहीं हमारी कंट्री का बंटवारा हो जाए, कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारा पहले हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग स्टेट मान लिया था, ठीक है। अब क्या होता है, होता बेटा ये है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, but the experience has shown that formation of linguistic states has actually made the country more united. जो डर था कि देश टूट जाएगा वो डर अब निकल चुका था, क्योंकि बेटा लैंग्वेज के नाम पे बेटा हम लोग जो स्टेट फॉर्म किए थे वो बेटा एक तरीके से एक सफल हमारे लिए परिणाम थे। अगर मैं आप लोगों से बेटा एक बात बताऊं तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बेटा 1953 में बनाया गया था, इस कमीशन ने 1956 में लैंग्वेज के नाम पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को ये फॉर्म किया था। ये बेटा आपके शायद किताब में नहीं है, बट मैं आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। डन यहाँ तक। अब भाई फेडरलिज्म में जो दूसरी बड़ी बात होती है भारत में वो होती है लैंग्वेज पॉलिसी। मतलब भैया भाषा तो बहुत सारी है, किस किस को किस किस में लैंग्वेज में कराए क्या क्या ना, तो सब क्या आता है आपका। अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी जो है बेटा, हिंदी हमारी एक्चुअली मातृभाषा, हिंदी बेटा हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट जो हिंदी है बेटा वो सिर्फ 40% लोगों की मदर टंग है, बाकी लोगों की नहीं है। अब ये थोड़ी सी होगी। देयर वर सेफ गार्ड्स, तो इसको बेटा सी करने के लिए देयर वर सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। बाकी बेटा भाषाओं को बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ सेफ्टी मेजर्स लिए थे, जैसे कि हिंदी के अलावा बेटा हमारे देश में 21 और ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया है कि उन लैंग्वेज के अंदर भी हम लोग काम एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिस शोज़ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना फ्लेक्सिबल है और हमारी कंट्री में किस तरीके से हम लोग जो है वो सब चीज़ों को अपने साथ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखो सिंपल सी बात है बेटा, आप सभी एक चीज़ जानते हैं कि 2015 में दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई थी, 2014 में भारत में मोदी सरकार आई थी। तो मोदी और केजरीवाल ये दोनों के बीच में हमेशा क्या रहती है, कलह, कलेश, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, ब्लेम गेम। क्यों? क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी है और स्टेट में क्या है, और बेटा स्टेट में आपकी आम आदमी पार्टी है। तो अगर दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बंदे हैं तो उनका बेटा भिड़ना क्या है, लाजमी है, वो तो भिड़ेंगे। जैसे हम अपनी कंट्री की बात कर लें बेटा, हमारी कंट्री में स्टार्टिंग के पूरे 20 साल तक कांग्रेस ने रूल किया था। तो अगर कांग्रेस सेंट्रल में है और कांग्रेस स्टेट में है तो रिश्ते बढ़िया होते हैं, लेकिन कांग्रेस सेंट्रल में है और स्टेट में कोई दूसरी पार्टी तो रिश्ते बेटा खराब होते हैं। क्यों? संविधान में एक एक चीज को बताया गया है, दोनों के रिश्तों को अलग अलग किया गया है, लेकिन बेटा उसके बावजूद भी दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं, दोनों आपस में ब्लेम गेम करते हैं, दोनों आपस में मिलके पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। ये एक तीसरा पॉइंट है आपका। सो restructuring central state relations is one more way in which federalism has been set in the practice। अब भाई ऐसा है कि देखो कुछ जगहों पे अच्छा है, पर दिल्ली और आपका इंडिया में ये चीज़ें बहुत अजीब हो जाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियल reality depends to a large extent of the
ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट्स। कहते हैं ना भाई, देश के लिए रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सेंटर स्टेट रिलेशन बनाते हैं कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना के समय समय सब राज्यों के आपके मुख्यमंत्री, सीएम्स और पीएम हमारे मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से हमारा फेडरलिज्म का स्पिरिट है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ at the center and the state in other state. This mean that the state governments did not exercise their rights and as autonomous federal units. देखो ये अभी कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। 1952 से लेके 1971 तक देखा जाए तो बेटा ये 20 साल तक कांग्रेस ने सेंट्रल में और स्टेट में रूल किया था, राज किया था। तो इतनी दिक्कतें ही नहीं हो कि भाई दोनों एक ही परिवार के थे, कांग्रेस सेंट्रल में, एक सेंट्रल उसमें स्टेट में भी। लेकिन जब सेंट्रल में दूसरी गवर्नमेंट आती है तो बेटा कलह हमें अपनी अच्छाई सच्चाई दिखती है कि भाई हमारी एक्चुअल पावर्स थी क्या, वरना तो इनके बीच में बेटा आपके झगड़े जो हैं वो होते रहते हैं। As when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. सेंटर में भाजपा है, दिल्ली में केजरीवाल है, तो भैया सेंट्रल हमेशा यही चाहता है कि स्टेट्स की पावर को दबा के रखे, और आप सभी जानते हैं सेंट्रल्स की पावर बहुत अधिक होती है एज कम्पेयर टू स्टेट पावर्स। ठीक है, इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। पंजाब में 2 बार 1960s में पंजाब में 2 बार स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो मतलब क्या है कि भैया उन लोगों ने अपनी पावर का मिसयूज किया था, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। 1990 के बाद बेटा सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि ये जो पीरियड था बेटा ये एक तरीके से कोalition का पीरियड था। मतलब यहाँ पे किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी आपके। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। मैंने बोला ना स्टार्टिंग हमारे पास सिर्फ एक थी पार्टी। 1967 के बाद बेटा हमारे भारत में अलग अलग राज्यों की अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टियों ने आना शुरू कर दिया था in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition. 1989 में कांग्रेस सरकार हारी और दूसरी यहाँ पे आई थी आपकी नेशनल फ्रंट नाम का एक आया था आपका कोalition, जिसको 2 लोगों ने सपोर्ट किया था, लेफ्ट ने और बीजेपी ने सपोर्ट किया था। इसको बोलते हैं हम लोग एरा ऑफ कोalition। अब सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोalition? जब 3-4 अलग अलग पार्टी मिलके बनाती है सरकार, जब 3-4 अलग अलग पार्टी मिलके बनाती है सरकार तो उसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और जब वो पार्टी साथ में आ रही हैं तो उसको हम लोग अलायंस कहते हैं। साथ में आना अलायंस, सरकार बनाना कोलिशन। ठीक है, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज आल्सो हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी। सारी पार्टी मिलके बना देती हैं एक अलायंस, फिर चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, अब ये जो कल्चर शुरू हुआ था बेटा, ये शुरू हुआ था आपका 1990 में। एक्चुअल में 1989 की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हमारा। ठीक है, वीपी सिंह सरकार थी यहाँ पे आपका। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन अ आर्बिट्रेरी मैनर। अब इस कल्चर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करना बहुत ही मुश्किल आपका कर दिया था। ठीक है, ये बेटा आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 बेटा आपको बस इतना ही पढ़ना है। अभी देखो खिचड़ी पकाओगे ना तो दिमाग पक जाएगा। अभी हम लोग पहले वीडियोस देख रहे हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर बेटा हम लोग आगे चलेंगे इसके अंदर। ठीक है।